पति घर पर हैं। मैंने पूछा, जेब में मुट्ठी डाले डाले। अगर आपने सोचा था कि मेरा इरादा लोलिता को मारने का था, तो आपका सोचना गलत था। मैं उससे प्यार करता था। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ उसी का तो था। उसे मैं कैसे मार सकता था? अंदर आओ, उसने खुश होते हुए कहा। वह दरवाजे के एक तरफ खड़ी होकर झुकी हुई अपना हाथ फैलाकर मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैं उसके फूले हुए पेट में होने वाले बच्चे को छुए बिना अंदर चला गया। लोलिता की खुशबू मेरी नाक से टकराई। नहीं, तुम बाहर ही रहो, उसने कुत्ते से कहा और दरवाजे को बंद करके मेरे और अपने फूले हुए पेट के पीछे पीछे चली आई। हम इसी तरह उसके ड्राइंग रूम में पहुंच गए। देख वहां है, उसने एक तरफ इशारा किया। ड्राइंग रूम से किचन में होते हुए पिछले दरवाजे की तरफ मेरी नज़र उठी, जहां एक काले बालों वाला अजनबी मेरी तरफ पीठ किए सीढ़ी पर खड़ा अपने पड़ोसी के मकान में कुछ ठोका पिटी का काम कर रहा था। वह मेरे लिए अजनबी था कि मैं जिस इरादे से आया था, उस इरादे को फौरन ही बदल देना पड़ा। लो ने मुझसे पूछा कि क्या वह डिक को बुलाए। मैंने इनकार कर दिया। कमरे के बीच में खड़ी लो ने मुझे कुर्सी या दीवान पर बैठने के लिए कहा। हम दोनों ही उस दीवान पर बैठ गए, जो रात 10 बजे के बाद उन दोनों का बिस्तर होता था। हालांकि वह काफी मुरझा सी गई थी, लेकिन अभी मेरे लिए वह हुस्न की देवी थी। मैंने जेब में पड़े पिस्तौल पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त कुछ ढीली कर दी। ये वह आदमी नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी, मैंने कहा। उसकी आंखों में पहले वाला खुशी का भाव बदल गया और पुराने दिनों की तरह उसके माथे पर बल पड़ गए। कौन नहीं है? वह कहाँ है? मुझे बताओ जल्दी। देखो, वह अपना सिर हिलाते हुए बोली, उस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं जरूर करूंगा, मैंने कहा और एक लम्हे के लिए पूरी बातचीत के दौरान सिर्फ इसी बार हम दोनों एक दूसरे को ऐसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे, जैसे वह अभी भी मेरी ही हो। लेकिन अब वह समझदार हो गई थी, उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। डिक को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह मुझे उसका बाप ही समझ रहा था। वह समझता था कि वो अपने घर से भाग गई थी। वह तो किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार था। तो फिर भी मैंने लो से कहा कि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए और अगर उसे वाकई मेरी मदद की ज़रूरत है, जैसा कि उसने अपने खत में लिखा था, तो उसे कम से कम मुझे सारे हालात के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। हाँ, तो उसका नाम बताओ। मैं तो समझती थी कि तुम उसका नाम जानते होगे। बड़ा सनसनीखेज नाम था उसका। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद ही यकीन नहीं आया था। वैसे उसके नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? सिगरेट पियोगे? नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। उसने नाम बताने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि अब उस बारे में हंगामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, उसका नाम जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि वह कौन था? अच्छा, तो ठीक है। वह, और फिर बड़ी नरमी से, राजदारी से, अपनी भौहों को घुमाते हुए, अपने होठों को टेढ़ा करते हुए उसने बहुत धीमे से मुझे वह नाम बताया, जिसका अंदाजा आप पहले ही लगा चुके हैं। रेमसेडल की झील जैसी एक चमक मेरे दिमाग में कौंध गई। मैं भी न जानते हुए भी उस नाम को जानता था। मुझे कोई हैरत नहीं, कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मेरा सारा तनाव दूर हो चुका था। मैं तो पहले ही जानता था कि वह कौन था। मैं तो बस लो से बात करके अपने शक को यकीन में बदलना चाहता था। वह अब आराम से बातें कर रही थी। उसका तनाव भी अब दूर हो चुका था। वह बता रही थी कि उसकी जिंदगी में वह एक ऐसा आदमी था, जिसके लिए वह पागल हो गई थी और यह डिक कहाँ से आया। डिक तो एक बहुत ही सीधा सादा आदमी है और वह उसके साथ बहुत खुश थी। वह मुझसे कह रही थी कि जो गुजर गया, वह गुजर गया, अब मैं उसे भूल जाऊं। वह शैलेट को भी जानता था। वह उसका पुराना दोस्त था और वह एक बार रेमसेडल भी आया था। बरसों पहले वहां शैलेट के क्लब में उसने सबके सामने लो के नंगे बाजू को पकड़कर उसे अपनी गोद में खींचकर उसके चेहरे को चूम लिया था। वह उस वक्त 10 साल की थी और उसकी इस हरकत पर बहुत नाराज हुई थी। उसने मुझे और लो को उस सराय में भी देख लिया था, जहां वह उस नाटक को लिख रहा था, जिसकी 2 साल बाद लो ने बर्ड्सले में रिहर्सल की थी। लोलिता ने बड़ी चालाकी से मुझे ये बता दिया था कि नाटक का लेखक क्लेया मर्द नहीं, औरत है।
लो ने मुझे इतना ही बताया था कि तभी पिछले दरवाजे की तरफ से डिक और पड़ोसी बिल की आवाजें आईं। वे दोनों किचन में बियर की तलाश में आए थे और एक अजनबी को बैठा देखकर ड्राइंग रूम में चले आए। डिक, यह मेरे डैड हैं। लो जोर से चिल्लाए और मुझे उसकी आवाज अजनबी सी लगी। डिक एक लड़ाई में शरीक हो चुका था और ऊंचा सुनता था। उसकी नीली आंखें थीं, काले बाल, सुर्ख गाल और बिना शेव की हुई थोड़ी। हमने हाथ मिलाए। बिल को शायद इस बात पर फख्र था कि हालांकि उसका एक ही हाथ है, लेकिन वह सारे काम एक हाथ से भी कर सकता है। वह बियर की बोतलें लाया, उनको उसने अपने एक हाथ से खोला। थोड़ी देर बाद वह हमें वहीं छोड़कर जाना चाहता था, ताकि हम अपनी बातें कर सकें। लेकिन उसे रोक लिया गया। मैं भी यही चाहता था और शिला परिवार भी। मैं दीवान से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। लो ने मेरे सामने खाने पीने का सामान सजा दिया। दोनों आदमी उसके मखमली कोट पहने, कमजोर बदन के, पुराने जमाने के, लेकिन ज्यादा बूढ़े न दिखने वाले बाप को देखने लगे। वे दोनों समझ रहे थे कि मैं शायद यहीं ठहरूंगा। डिक ने माथे पर बल डालते हुए कहा कि वह और लोलिता किचन में एक अलग गद्दे पर सो जाएंगे। मैंने हाथ हिलाकर लोलिता को इशारा किया और उसने डिक को बताया कि मैं तो अपने कुछ दोस्तों से मिलने रीड्सबर्ग जा रहा था, तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया। तभी किसी ने देखा कि बिल के अंगूठे में खून निकल रहा है। एक हाथ से वह बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता था। जब लोलिता उसके अंगूठे को देखने के लिए झुकी, तो मैंने देखा कि उसकी छातियां और उनके बीच की घाटी भरी पूरी औरतों जैसी हो गई है। वह बिल के हाथ पर पट्टी बांधने उसे किचन में ले गई। कुछ मिनट तक मैं और डिक वहां अकेले बैठे रहे। वो एक कुर्सी पर बैठा दाढ़ी खुजा रहा था। उसकी उदास आंखों पर खूबसूरत पलकें थीं, उसके दांत एकदम सफेद थे। ये लड़के लोग शेविंग क्यों नहीं करते हैं? वो और लोलिता इसी बेड पर सेक्स करते होंगे। अब तक कम से कम 180 बार या इससे भी ज्यादा बार वे सेक्स कर चुके होंगे। लोलिता उसे कब से जानती है? क्या फर्क पड़ता है? कितनी अजीब सी बात है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस एक दुख था और दुख भरी यादें थीं। अब वो अपनी नाक खुजा रहा था। मुझे यकीन था कि जब अपना मुंह खोलेगा तो यही कहेगा कि मिस्टर हेज, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी माँ भी बनेगी। आखिर उसने मुंह खोला बियर का घूंट लेने के लिए और फिर वह पीता ही गया। उसने इन्हीं हाथों से लोलिता की खूबसूरत छातियों को पकड़ा होगा। उसके नाखून टूटे फूटे और गंदे से थे, लेकिन बाकी शरीर मुझसे कहीं अच्छा था। ठीक है, अगर वह खामोश है, तो मैं भी खामोश रह सकता हूँ। वैसे, मुझे आराम की जरूरत भी थी, क्योंकि अब मुझे जानवर की मांद में जाकर अपने मकसद को हासिल करना था, अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल करना था। लेकिन फिर मुझे डिक पर तरस आ गया। वह बात करने में कुछ शर्मीला था, इसीलिए अभी तक वो मुझसे मेरी बेटी की तारीफ नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने ही बातचीत शुरू की। तो, मैंने कहा, तुम कनाडा जा रहे हो। किचन में बिल ने शायद कुछ ऐसा किया या कहा था कि लो हंस रही थी। तो, मैं जोर से बोला, तुम कनाडा जा रहे हो। कनाडा नहीं, मैं दोबारा चिल्लाया, मेरा मतलब अलास्का। उसने अपना गिलास संभाला और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, शायद किसी मशीन से कट गया था। उसका दायां हाथ इटली में कटा था। लो और बिल वापस आ गए। शायद बिल को भी लोलिता अच्छी लगती थी। वह आराम की सांसें लेता वहीं खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि वह और बिल फिर से अपने काम में लग जाएंगे। उसे लगता था कि मिस्टर हेज और लोलिता को बहुत सी बातें करनी होंगी। उसका सोचना था कि मेरे जाने से पहले वह फिर मुझसे मिल पाएगा। ये लोग क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं और इतना कम शेव करते हैं और सुनने की मशीन से नफरत करते हैं? उन दोनों के जाने के बाद लो ने अपनी हथेलियां अपने कूल्हों पर मारी और मुझसे बोली, बैठ जाओ। मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गया। तो तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कहाँ चली गई थी? अब वो कहाँ है? उसने एक फोटो उठाकर मुझे दिखाया। एक सेहतमंद, हंसती हुई, टेढ़ी टांगों वाली, सफेद कपड़े पहने बूढ़ी औरत और एक मूंछों वाला बूढ़ा, ये उसके सास ससुर थे। उसने बताया कि वे डिक के भाई के साथ जुनेव में रहते हैं। क्या तुम वाकई सिगरेट नहीं पियोगे? वो खुद सिगरेट पी रही थी।
मैं पहली बार उसे सिगरेट पीते देख रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया। नहीं, उसने बिल्कुल शैलेट जैसे अंदाज में सिगरेट की राख गिराई और बोली, नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। एजुसा ने मुझे बता दिया था कि क्यू को छोटी बच्चियां पसंद हैं और इस सिलसिले में वह जेल की हवा भी खा चुका है। लेकिन वह तुम्हारी तरह नहीं था। वो हर वक्त हंसता हंसाता रहता था। जब मैंने उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताया था, तब भी खूब हंस हंसकर बोला था कि वह ये बात पहले से जानता था, इसलिए उसे इस बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं। तो लोग उसे क्यू कहकर बुलाते थे। अल्फिंस्टन से वह मुझे एक फार्म हाउस पर ले गया। बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस था वह। तुम्हें याद होगा कि एक बार हमने सुनना अच्छा लगा, एक लाल बालों वाले आदमी के साथ टेनिस खेली थी। वह फार्म हाउस उसी लाल बालों वाले के भाई का था, लेकिन गर्मी के लिए वो फार्म हाउस उसने क्यू को दे दिया था। जब हम वहां पहुंचे तो वहां हमारा शानदार इस्तकबाल किया गया था। अगर आगे बताओ प्लीज। उसका इरादा था कि सितंबर में वह मुझे हॉलीवुड ले जाएगा और वहां उसके नाटक पर बन रही फिल्म के टेनिस मैच के एक सीन में मुझे एक छोटा सा रोल दिलाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कमीना अब कहाँ है? मैंने पूछा। नहीं, वो कमीना नहीं था। वो कुछ मामलों में एक महान आदमी था, लेकिन शराब ने उसे बिगाड़ रखा था और सेक्स के मामले में उसका दिमाग बहुत गंदा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे लोग फार्म हाउस पर क्या क्या करेंगे। मैंने उन सब चीजों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। बदले में उसने मुझे वहां से निकाल दिया। क्या कर रहे थे वे लोग? मैंने सवाल किया। ओह, बड़ी भयानक, अजीब गंदी हरकतें। वहां 2 लड़कियां, 2 लड़के और 3 या 4 आदमी थे और वे एक दूसरे के साथ भद्दी भद्दी हरकतें कर रहे थे, जबकि एक बूढ़ी औरत उनकी मूवी बना रही थी। वे कर क्या रहे थे? मैंने फिर पूछा। ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें की मैं। वह आगे नहीं बोल पाए। थोड़ी देर उसे खुद को संभालने में लगी, फिर वह आगे बोली, अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसने कहा और वहीं दीवान पर लेट गई। गंदी, अजीब हरकतें। मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इन लड़कों को नहीं। वह लापरवाही से बोलती चली गई। फिर उसने मुझे निकाल बाहर किया। और कोई खास बात नहीं है। उसी साल 1949 में मुझे और फे को नौकरी मिल गई। लगभग 2 साल तक हम छोटे छोटे शहरों के होटलों में काम करते रहे। फिर मेरी मुलाकात डिक से हो गई। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अब वह कहाँ है। हालांकि वह इतना मशहूर था कि मैं जब चाहती उसके पास पहुंच जाती। हो सकता है कि वह न्यूयॉर्क में हो। फे ने वापस फार्म हाउस पर जाने की कोशिश की, लेकिन वह फार्म हाउस जल चुका था और अब वहां कूड़े के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। वह अपना मुंह खोले आंखें बंद करके तकिए पर टिक गई। उसे अपनी डार्लिंग को तकलीफ देने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था। मेरी वह लोलिता, जो कभी एक ताजे गुलाब की तरह थी, सिर्फ 17 साल की उम्र में मेरे सामने अपनी गुजरी जिंदगी की सिर्फ एक छाया बनी लेटी थी। वह बिल्कुल बिखरी हुई अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। लेकिन फिर भी जितना मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन मुझे मौत आनी है, उतना ही इस बात का यकीन था कि मैं दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। वह मुरझा गई थी, उसकी खूबसूरती पता नहीं कहाँ घुल गई थी। आप शायद मेरा मजाक बनाएं या शायद मुझसे नफरत करें, लेकिन फांसी के फंदे पर आधा दम घुट जाने तक भी मैं चिल्ला चिल्ला कर यही कहूँगा कि लोलिता अभी भी मेरे लिए पहले जैसी खूबसूरत है, अभी भी मैं उसी को चाहता हूँ, अभी भी वह मेरी है, भले ही उसके पेट में किसी और का बच्चा हो। भले ही उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सिकुड़कर मछली की आंखों की तरह हो जाएं, भले ही उसकी छातियां सिकुड़ जाए, भले ही उसके जिस्म की सबसे प्यारी जगह मुरझा जाए, लेकिन फिर भी उस पर एक नज़र पड़ते ही, उसकी आवाज़ का एक बोल सुनते ही मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा। मेरी लोलिता, लोलिता, मैंने कहा, शायद मेरे ये सब कहने का अब कोई फायदा ना हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कहना है। जिंदगी बहुत कम है। यहाँ से मेरी उस पुरानी कार तक सिर्फ 20-25 कदम का फासला है। ये बहुत थोड़ी सी दूरी है। तुम मेरे साथ इन 20-25 कदम की दूरी तय कर लो, तो हम हमेशा खुश
रहकर जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हारा मतलब? उसने आंखें खोली और इस तरह से थोड़ी सी उठी जैसे सांप का फन उठा हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमें पैसा इस शर्त पर दोगे कि मैं तुम्हारे साथ किसी होटल में चलूं? यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं, मैंने कहा, तुम गलत समझी। मेरा मतलब है कि तुम डिक को और इस घोंसले को छोड़कर मेरे साथ चलो, मेरे साथ जिंदा रहो, मेरे साथ मरो, सब कुछ मेरे साथ करो। तुम पागल हो, वो गुस्से से बोली। सोच लो, लोलिता, इसमें तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अलावा इसके कि मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने आगे कहा, लेकिन अगर तुम मना भी करोगी तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने उसको एक लिफाफा दिया जिसमें $400 थे और साथ ही $3600 का एक चेक था। हिचकिचाते हुए, बेयकीनी के साथ उसने मेरी उस छोटी सी भेंट को ले लिया और उसके चेहरे की रंगत बदलकर गुलाबी हो गई। तुम्हारा मतलब है? उसने जोर देते हुए कहा, तुम हमें $4000 दे रहे हो। मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढाक लिया। इतने गर्म आंसू मैंने कभी नहीं बहाए थे। मेरे आंसू मेरी उंगलियों को भिगोते हुए मेरी ठोड़ी तक पहुंच रहे थे और मुझे अंदर तक जला रहे थे। मेरी नाक फंस चुकी थी, लेकिन मेरा रोना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने मेरी कलाई को छुआ। अगर तुम मुझे छुओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा। क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं चल रही हो? क्या तुम्हारे चलने की मैं कोई उम्मीद नहीं करूं? मुझे बस इतना बता दो। नहीं, वो बोली। नहीं, हनी नहीं। उसने पहले कभी मुझे हनी कहकर नहीं पुकारा था। नहीं, वो फिर से बोली, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। इससे बेहतर तो मैं क्यू के पास जाना समझेंगी। मेरा मतलब, वो अपनी बात पूरी करने के लिए शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो कहना चाहती है, उसने तो बस मेरा दिल ही तोड़ा था। लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। मुझे लगता है, वह आगे बोली। अरे! लिफाफा उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उसे फिर से उठा लिया। मैं समझती हूँ कि तुमने हमें इतना पैसा देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अगले ही हफ्ते यहाँ से चले जाएंगे। अब रो मत, प्लीज। तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए और बियर लेकर आती हूँ। नहीं, रो मत। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने अपने चेहरे और उंगलियों को पोंछा। वह मेरी भेंट को देखकर मुस्कराई। वो खुश थी और डिक को बुलाना चाहती थी। मैंने कहा कि बस मैं थोड़ी ही देर में जा रहा हूँ और डिक से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। हम इधर उधर की बात करने की कोशिश करने लगे। पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने बार बार एक ही मंजर घूमकर आ जाता था। एक 12 साल की बच्ची चौखट पर बैठी एक खाली डिब्बे पर पिंग पिंग कंकरियां मारती हुई। कुछ बात करने की कोशिश में मैं उससे पूछने वाला था कि पता नहीं मैक की छोटी सी लड़की का क्या हुआ, वह ठीक हुई या नहीं। लेकिन मैंने खुद को ये पूछने से वक्त रहते रोक लिया, ताकि कहीं वह जवाब में मुझसे न पूछ बैठे कि पता नहीं हेज की छोटी सी लड़की का क्या हुआ। आखिर मैंने पैसे की बात छेड़ दी। मैंने कहा कि जो पैसा मैंने दिया था उसे वह इतने सालों का अपनी माँ के घर का किराया समझो। उसने कहा, क्या वह मकान वर्षों पहले ही बिक नहीं गया था? नहीं, मैंने उसे यह बात रमसेदल से अपना ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ने की खातिर बताई थी। एक वकील सारा हिसाब किताब बाद में भेजेगा। पैसे के हालात काफ़ी अच्छे हैं। उसकी माँ के खरीदे हुए कुछ शेयर काफ़ी अच्छी कीमत में बिकेंगे। अब मुझे चलना चाहिए और उसे तलाश करके मिटा देना चाहिए। चूंकि मैं उसके होठों की छुअन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ पीछे एक एक कदम बढ़ाता गया और वह अपने पेट के साथ मेरे साथ साथ आती गई दरवाजे तक। उसने और कुत्ते ने मुझे विदा किया। मुझे हैरत हुई कि अपनी उस पुरानी कार को देखकर भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने बस इतना कहा कि उसका रंग कहीं कहीं नीले की जगह बैंगनी हो गया है। मैंने कहा कि कार उसी की है, वह चाहे तो मैं बस से भी जा सकता हूँ। वह बोली, पागल मत बनो। मैंने कहा कि यह कार मैं उससे $500 में खरीद लूँगा। इस तरह तो हम जल्दी ही लखपति हो जाएंगे, उसने कुत्ते से कहा।
एक आखिरी बात, मैंने बहुत संभल कर कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम कल भी नहीं, परसों भी नहीं, किसी दिन भी नहीं, कभी भी नहीं लौटोगी मेरे पास? अगर तुम मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी दे दो, तो किसी तरह उसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा। नहीं, उसने मुस्कराते हुए कहा, नहीं। मैं अपनी कार में जाकर बैठ गया। गुड बाय, वह जोर से चिल्लाई। वह जो मेरा प्यार थी, जो मेरे लिए मर चुकी थी, जो अमर थी। मैंने कार आगे बढ़ाई तो मैंने डिक को पुकारती उसकी आवाज सुनी। कुत्ता मेरी कार के साथ साथ थोड़ी दूर तक दौड़ा, फिर हौंफता हुआ रुक गया। मैं ढलती हुई शाम की बूंदाबांदी में आगे बढ़ता चलता गया। कार के वाइपर पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन वे भी मेरे आंसुओं को साफ करने के लिए नाकाफी थे। कोलमोंट से मैं 4 बजे चला था और अगर शॉर्टकट के लालच में नहीं आता, तो सवेरा होते होते मैं बड़े आराम से रेमसेडल पहुंच सकता था। रात ढलते ढलते मैं वुडबाइन पहुंच चुका था और रास्तों का अपना नक्शा देखकर वहां से मैं शॉर्टकट पर चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता खराब से खराब होता चला गया। उस रास्ते पर इतने ज्यादा गड्ढे, कीचड़ और रेत थी कि करीब 10 मील चलने के बाद मैंने वापस अपने लंबे रास्ते से चलने का फैसला कर लिया। लेकिन तब तक मेरी पुरानी कमजोर कार गहरे रेत में फंस गई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। कार के अगले पहिए एक पानी भरे गड्ढे में थे। मैंने बार बार कोशिश की कि रेत से कार को निकाल सकूं, लेकिन पिछले पहिए बस रेत में तेजी से घूमते हुए घूम घूम की आवाज करके रह जाते थे। अपनी किस्मत को बुरा भला कहते हुए मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े उतारकर एक पुराना जोड़ा पहना, ऊपर से मैंने गोलियों से छिदा स्वेटर पहना और 4 मील पीछे के एक फार्म हाउस की तरफ पैदल चल दिया। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत या हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बरसाती लेने वापस फिर से कार तक जाता। ऐसे ही वाकयात की वजह से मुझे लगता है कि भले ही डॉक्टर लोग कुछ भी कहें, मेरा दिल काफी मजबूत है। आधी रात के करीब मैं अपनी कार को रेत से निकलवाने में कामयाब हो पाया। उसके बाद मैं वापस 10 मील तक आया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद, एक अनजान शहर में, मुझ पर बुरी तरह से थकावट हावी हो गई, तो मैंने सड़क के किनारे कार रोककर अपने फ्लास्क में पड़ी ढेर सारी शराब को अपने पेट में डाल लिया। बारिश मीलों पहले ही रुक चुकी थी। उस वक्त मैं शायद कहीं अपेलेचिया के करीब था। अंधेरे से भरी गर्म रात थी वह। मेरे पास से इक्का दुक्का कारें गुजरती जा रही थीं, लेकिन आमतौर पर वह शहर सोया हुआ था। कोई भी सड़कों पर घूमता फिरता नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अकेला था, जो इस मासूम रात और अपने भयानक ख्यालात का मजा लूट रहा था। ये जगह ब्राइसलैंड के उस होटल से ज्यादा दूर नहीं थी, जहां मैं पहली बार लोलिता को लेकर गया था। मैं फिर से रो रहा था। मैं यादों की बारात से घिरा हुआ था। कितनी ही यादें थीं हमारी रेमसेडल की जिंदगी की, पहले सफर की, दूसरे सफर की। वह मुझे अपनी माँ का कातिल समझती थी। वह बेबस थी। मैं जंगली जानवर था। शायद उसकी समझ में आ चुका था कि एक बाप बेटी से बलात्कार करे, इससे घिनौनी जिंदगी एक बेटी के लिए हो ही नहीं सकती और मैं उसे ऐसी ही जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता था। वापस रेमसेडल में, मैं झील वाली साइड से शहर में दाखिल हुआ। दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। मैं धूल और कीचड़ में अटी अपनी कार में से ही दूर देवदार के पेड़ों के बीच झील के पानी को चमकता देख रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचा और कब्रों के बीच से गुजरने लगा। हवा खामोश थी और कब्रों पर लगे झंडे भी सिर झुकाए उदास से खड़े थे। मैं शैलेट की कब्र पर पहुंचा। अचानक मुझे एडवर्ड ग्रामर का केस याद आ गया। वह 35 साल का न्यूयॉर्क का एक ऑफिस मैनेजर था जिसने अपनी 35 साल की बीवी डोरोथी का कत्ल किया था। उसने पहले अपनी बीवी को पत्थर मार कर मार डाला और फिर उसे लाकर कार में डाल दिया। कत्ल का पता तब चला जब गश्त कर रहे 2 पुलिसवालों ने मिसेज ग्रामर की उस नीली कार को देखा, जो उसके शौहर ने उसे शादी की सालगिरह पर तोहफे में दी थी और अब तेजी से एक पहाड़ी से नीचे गिरती जा रही थी। जब दोनों पुलिस वाले कार तक पहुंचे तो पलटी हुई कार के पहिए अभी तक घूम रहे थे। मिसेज ग्रामर की लाश निकाली गई, लेकिन मिस्टर ग्रामर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जहां कार को हल्की सी खराशें आई थीं,
वहाँ मिसेज ग्रामा का जिस्म जख्मों से बुरी तरह चूर था। ग्रामा से अच्छा काम तो मैंने किया था। मैं आगे बढ़ गया। एक बार फिर से रेमसेडल के उस सफ़ेद चच और उन पेड़ों को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये भूलकर कि यहाँ के लोग कार वालों से ज़्यादा पैदल चल रहे लोगों को ध्यान से देखते हैं, मैंने कार छोड़ी और पैदल ही 342 लॉन स्ट्रीट की तरफ चल दिया। पड़ोसी के मकान पर बिक्री के लिए का बोर्ड लगा था। मिस अपोजिट का पता नहीं था, कुत्ता भी नहीं दिखाई दिया। मैं खड़ा सोच रहा था कि क्या मैं अपने पुराने घर के अंदर जाऊं। ऊपर खिड़की से किसी के पियानो बजाने की तेज आवाज आ रही थी। अचानक मेरी नज़र अंदर उस लॉन पर पड़ी जिसकी कभी मैं देखभाल किया करता था। वहां सफ़ेद नेकर पहने एक 9 या 10 साल की किशोरी खड़ी थी। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उससे कहा कि उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन वह फौरन ही पीछे हटकर अंदर भाग गई और ऊपर से पियानो की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। अंदर से एक भयानक सा दिखने वाला पसीने से भीगा आदमी बाहर आया और मुझे घूरने लगा। मैं अपने बारे में बताने ही वाला था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं कीचड़ में लथपथ पैंट और फटा पुराना स्वेटर पहने हूँ और मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है। बिना एक शब्द कहे मैं जिधर से आया था उधर ही वापस लौट गया। मिस अपोजिट को उनकी 2 भतीजियां व्हील चेयर पर ले जा रही थीं। ये सोचकर कि कहीं वे मुझे आवाज़ न दे दें, मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मुझे लगा कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए मैं फ़ौरन उस होटल में जाकर ठहर गया जहाँ मैं 5 साल पहले एक नया बैग लेकर आया था। मैंने एक कमरा लेने के बाद फ़ोन करके 2 जगह मुलाकात का वक्त तय किया, शेव किया, नहाया, काले कपड़े पहने और बार में थोड़ी सी शराब पीने के लिए चला गया। होटल का माहौल अब भी पहले ही जैसा था, कुछ भी नहीं बदला था। मैं उसी छोटी सी टेबल पर बैठा जहां किराएदार बनने की खुशी में मैंने शैलेट को साथ लेकर उसके साथ शराब पी थी और तभी उसका उदास दिल जीत लिया था।